हेलो दोस्तों। एस्टेट का एग्ज़ाम हो चुका है और इस एग्ज़ाम के बाद में आंसर की उसी दिन बोर्ड ने जो है अपनी वेबसाइट पे डाल दी थी। और उसमें कंफर्मेशन के लिए आपको ऑब्जेक्शन जो है वो डालने के लिए सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो आज के इस वीडियो में हम जो एस्टेट के जो फर्स्ट 90 मार्क्स का जो पोर्शन होता है उसके अंदर जो रीजनिंग और मैथ्स आता है 10-10 नंबर का, उसका सॉल्यूशन हम करेंगे। उस सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारा है 61। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यदि जिप को 300 लिखा जाए ZIP और ZAN को 400 लिखा जाए तो जू को क्या लिखा जाएगा, ये आपने फाइंड आउट करना है। इसकी आपको आंसर रिक्वायरमेंट है। तो ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को करने के लिए जो आप जनरली कोडिंग डिकोडिंग का जो कंसेप्ट है उसको स्टडी करते हो तो उससे आपकी बात नहीं बनेगी। इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइंड इसमें लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं आपको जो जिप लिखा हुआ है उसका सोल्यूशन करके दिखाता हूँ। जिप की जो वैल्यू है वो इन्होंने क्या दिया है, 300 दिया है। तो 300 जिप की जो वैल्यू दिया है उसको समझ के देखिए। सबसे पहले जो आपके पास लिखा गया है जिप, इसका नंबर चेक करके देखो। जेड का नंबर हमारे पास क्या होगा, 26 होगा। उसके बाद में आई का जो नंबर है वो हमारा क्या होगा, अल्फाबेटिकली 9 होगा। और पी का जो नंबर है हमारा वो होगा 16। अब क्या करना है, अगर कोई कैंडिडेट सिर्फ ये नंबर चेक करके और निकालना चाहे तो नहीं हो पाएगा। इसमें एक ट्रिक यूज किया गई है, वो ट्रिक ये है कि आप इनका रेसिप्रोकल नंबर लिखो, जो इनके अपोजिट नंबर आते हैं। अपोजिट नंबर में जेड के इक्वल में 1 लिखा जाएगा, ठीक है। 9 के इक्वल में लिखा जाएगा 18, और 16 जो पी है, पी के इक्वल में लिखा जाएगा हमारा 11। अब इनको आपने ऐड करना है। तो आप ऐड जब करेंगे तो 1 प्लस 18 19 हो गए। 19 और 11 का जो सम है वो हमारे पास क्या रहेगा, 30। और 30 को फिर आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है, जिसका रिजल्ट आपको क्या मिल जाएगा, 300। इसी तरीके से आप ZAN का जो है उसको सोल्यूशन करके देखिए। सबसे पहले Z का जो प्लेस वैल्यू है वो 26 है, A का 1 है, और N का जो वैल्यू हमारे पास है वो क्या है, 14 है। अब इनका अपोजिट नंबर लिखें तो Z का हो जाएगा 1, ठीक है। A का अपोजिट में Z आता है तो उसका हो जाएगा 26। उसके बाद में जो N है उसका जो अपोजिट नंबर है हमारा, वो नंबर लिखा जाएगा 13। जब आप इनको जोड़ेंगे, 1 प्लस 13 प्लस 26 को जोड़ेंगे तो ये आएगा बच्चे 40। और 40 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तब इसका जो रिजल्ट है वो क्या आता है, 400 आता है। इसी पैटर्न पे आपको इसका आंसर निकालना है। तो अब इसको हम ट्राई करते हैं। ये लिखा गया है ZOO, तो नंबर लिखेंगे इसका डिटेल में, इसका 26, और जो O है उसका नंबर हमारे पास रहेगा 15। अगेन O है, इसका नंबर भी रहेगा 15। जब इनको सॉल्यूशन करेंगे तो इसका 1 लिखा जाएगा। O के अपोजिट में जो नंबर हमारा मिलेगा वो मिलेगा 12, और अगेन 12। इनको जब आप ऐड करोगे तो आएगा 1 प्लस 12 प्लस 12 इट इज 25। 25 को अगेन आपने 10 से ही मल्टीप्लाई करना है तो इसका रिजल्ट हमारा क्या आएगा, 250। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद में क्वेश्चन है हमारा अगला कि अगर साइबरनेटिक्स के सभी वर्णों को वर्णमाला के क्रम अनुसार पुनः व्यवस्थित किया जाता है तो उस समय पर व्यवस्थित करने के बाद में कौन सा जो वर्ण है वो बिल्कुल मिड में आएगा, मध्य में आएगा। तो इसको एडजस्ट करना है। सबसे पहले एडजस्ट करोगे तो इसमें अल्फाबेटिकली आपको पता है A to Z आपने क्लियर कर ही रखे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इसको लिखिए। सबसे पहले जब लिखोगे तो सबसे पहला क्या आएगा, B, ठीक है। बी को टिक कर लिया। उसके बाद में बी के बाद में है सी, और सी हमारे पास है 2 टाइम्स, तो सी को 2 टाइम्स लिख दिया। एक सी यहाँ पर है, एक सी यहाँ पर है। उसके बाद में है हमारे पास में ई, एक ई यहाँ पे, एक यहाँ पे है, तो ये भी 2 टाइम्स है, तो ई हमने लिख दिया। उसके बाद में हमारे पास रहेगा आई, तो आई हम यहाँ प्लेस कर देंगे। आई के बाद में हमारे पास रहेगा एन, तो एन को प्लेस कर देंगे। एन के बाद में हमारे पास रहेगा आर, फिर एस, फिर टी, तो इनको हमने प्लेस कर दिया, आर और एस और टी, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा वाई। ये हमने इनको अल्फाबेटिकली सेट कर दिया। अब ये पूछता है कि बिल्कुल मिड में क्या होगा, कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। तो इसका मतलब है जो 6 नंबर पे है वो हमारा आंसर होगा। तो 6 नंबर पे क्या है, आई है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे 63। इसमें क्या पूछा गया है, रिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं सीधा इसका।
P Q की बहन है, ठीक है, P जो है वो Q की बहन है, तो जब आप सेम वैल्यू रिलेशन में आते हैं तो इस तरीके से लिखना है, लेकिन P क्या है, Q की बहन है, तो इसका मतलब P पे आपने माइनस लगाना है। अब Q का हमें पता नहीं है क्या है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद क्या कहता है कि R जो है वो Q की मदर है, तो ये एक प्लेस ऊपर लिखा जाएगा, R यहाँ पे लिखा जाएगा, लेकिन R है क्या, R मदर है, तो R पे भी माइनस आ जाएगा। उसके बाद में लिखता है कि T जो है, S जो है वो R का पिता है, तो ये इसके ऊपर एक प्लेस वैल्यू आएगा। S जो है वो पिता है, तो इस पे प्लस लिख देंगे, मेल जेंडर आ गया। उसके बाद में कहता है कि T S की माता है, ये इसके भी ऊपर लिखा जाएगा T, और ये माता है तो इस पे माइनस आएगा। अब पूछ रहा है कि P S से किस प्रकार संबंधित है। P जो है वो S से, यानी इसका रिलेशन पूछ रहा है, P का रिलेशन पूछ रहा है S के साथ, किस तरह से ये संबंधित है। ध्यान से देखो, S की बेटी R और R की बेटी है P, इसका मतलब हुआ कि आपकी बेटी की बेटी आपके क्या लगी, ग्रैंड डॉटर, दोती, ठीक है, तो इसका ये सॉल्यूशन होगा। इसके बाद में क्वेश्चन है बच्चे, निम्न वर्ण श्रेणी में लुप्त शब्द को पद को आपने ज्ञात करना है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको सॉल्यूशन इसमें निकाल के देखना है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे आप जब सॉल्यूशन इसमें निकालेंगे तो इसमें एक ट्रिक आपने ध्यान रखना है, बड़ा इजी है। आप इसको देखिए, सबसे पहले लास्ट वाले को, D है, यहाँ F है, यहाँ H है, यहाँ L है, इनके वैल्यूज क्या है। D कौन से नंबर पे आता है, 4 पे। उसके बाद F कौन से पे आता है, F आता है नंबर 6 पे। उसके बाद H आता है बेटे नंबर 8 पे। फिर हमारा L का नंबर हम चेक करें तो वो आता है 12। इसका मतलब है यहाँ जो होगा उसमें एक वैल्यू तो पता लग गई हमें कि ये दो दो ऐड करते जा रहा है, तो उसका जो एक वैल्यू होगा लास्ट वाला वो क्या होगा, 10 होगा, और 10 हमारा J होता है, लेकिन तीन ऑप्शन में J है लास्ट में, फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड में। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर सबसे पहले को पूरा सोल्व कर लो। y आता है बेटे 25 नंबर पे, और a आता है 1 पे। अब ट्रिक इसमें यही है कि इनको जोड़ के देखिए, 1 प्लस 25, 26 प्लस 4, इसका वैल्यू कितना बन गया, इसका वैल्यू बन गया टोटल जोड़ करने के बाद 30। एक को और सोल्व कर लेते हैं, b का आता है वैल्यू 2, और v का जो है वैल्यू हमारे पास आता है 22। तो 22 और 2 24 और 6 30, इसका भी जोड़ हमारे पास 30 बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनमें ऐसा क्लियर होगा कि जोड़ जो है वो 30 बनना चाहिए। अब आप इन सभी को चेक कर लेंगे, ठीक है, एफ एम जे को चेक कर लेंगे, जी एम जे को चेक कर लेंगे, जी एन जे को कर लेंगे, और एफ एन के को कर लेंगे। इनका जो जोड़ है वो हमारा 30 आना चाहिए नंबर वैल्यू के हिसाब से। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है वो क्या बनेगा, जी एम जे को आप निकाल के देखो, जी एम जे के अकॉर्डिंग लास्ट में 10 है जे का वैल्यू, एम का वैल्यू हमारा क्या है 13 है, क्लियर यहाँ तक। उसके बाद जी का वैल्यू हमारे पास क्या है 7 है। अब इनको जोड़ो, 7 और 13 20, 20 और 10 30, तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या होगा यहाँ पे, राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद में क्वेश्चन है, 11 से 50 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतया विभाजित होती हैं लेकिन 3 से नहीं होती हैं। इस क्वेश्चन में दो कंडीशन है। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, सिंगल कंडीशन के अकॉर्डिंग पढ़े होते हैं, तो उनको थोड़ा सा इसमें रहेगा। सबसे पहले देखो 7 से कौन कौन सी संख्याएं हैं जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाती हैं। तो 7 से डिवाइड होने में 7 का जो आप टेबल कर लेंगे, 14, 21, ठीक है, उसके बाद में हमारा 28, उसके बाद में 35, और उसके बाद में आपका वैल्यू आएगा 42, और उसके बाद में वैल्यू आएगा बेटे 49। अब इसमें कहता है कि 3 से भाग होने वाली हमें नहीं चाहिए, तो 3 से कौन कौन सी भाग हो रही है, 3 से 21 भाग हो रहा है, इसको काट देंगे। 3 से 42 भाग हो रहा है, इसको काट देंगे। अब कितनी बची, 1 2 3 और 4। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, कि 4 संख्याएं ऐसी हैं जो इसमें आएंगी इस कैटेगरी में। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सचिन कमल से ठिगना है परंतु राम से लंबा है। सचिन जो है कमल से ठिगना है परंतु राम से लंबा है। तो जो सचिन है वो कमल से ठिगना है, तो इसका मतलब है सचिन के ऊपर कमल आएगा, पर राम से लंबा है तो राम आ जाएगा नीचे। उसके बाद क्या कहता है, मोहन सबसे लंबा है, तो मोहन को लिख देते हैं टॉप में। उसके बाद लिखता है अरुण कमल से थोड़ा सा ठिगना है। अरुण जो है कमल से थोड़ा ठिगना है, मतलब अरुण कमल के नीचे आएगा, और सचिन से थोड़ा लंबा है। अरुण कमल से ठिगना है, सचिन से लंबा है, तो यहाँ पे इसके बाद में देखो ध्यान से, इनके बीच में आएगा करण। ये क्या कह रहा है, कमल से तो ये ठिगना है लेकिन सचिन से लंबा है, तो बीच में आ गया। उसके बाद क्या कहता है, तो अब इस केस के अंदर
आपको पहचान क्या करनी है, ये पूछ रहा है सबसे लंबा कौन है। मोहन सबसे लंबा है, ठीक है, फर्स्ट नंबर आ गया। फिर पूछता है इन पांचों में दूसरा सबसे लंबा कौन है, तो दूसरे नंबर पे कौन बैठा है, कमल बैठा है, इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, कमल हो जाएगा। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। चलो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछ रहा है आपसे कि एक गोला है यानी सफीर है, और उसका वॉल्यूम आपको दे दिया 113 सही 1/7, और आपको निकालना क्या है, गोले का व्यास यानी कि डायमीटर निकालना है। सबसे पहले आपको गोले का आयतन का फार्मूला यानी कि सफियर का वॉल्यूम का फार्मूला आना चाहिए। तो सफियर के वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है बेटे, फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये हमारा होता है फार्मूला इसका। अब इस फार्मूले की वैल्यू क्या है आपके पास, इसकी वैल्यू है बेटा 113 सही 1/7, ये इसकी वैल्यू है। अब आपने इसको सोल्व करके यहाँ से आर निकालना है, और आर निकाल के आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो इसमें जब हम कंप्लीट करने की ट्राई करते हैं तो ध्यान से देखो, ये आ जाएगा हमारा 4/3, ठीक है। पाई का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं कितना, 22/7। आर हमें पता नहीं है, आर निकालना है तो आर क्यूब एज इट इज, और 113 से ये 1/7 को अगर आप इसमें सोल्व करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 113 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 7, और फिर इसमें क्या कर देंगे +1, और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास 7, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, 7 से 7 को यहाँ हटा लेंगे, और इसको जो फर्दर सोल्व करके देखते हैं तो हमारे पास जो आफ्टर सॉल्यूशन जो डाटा आता है, उस सॉल्यूशन में आप जब ध्यान से देखोगे तो आर क्यूब का सिंप्लीफिकेशन के बाद में जो रिजल्ट आ रहा है वो कुछ इस तरीके का आ रहा है, इट इज 339/11, ठीक है। तो आर का जो वैल्यू है वो क्या आएगा, जो भी इसका रिजल्ट आएगा दैट रिजल्ट विल बी 30.81, सॉल्यूशन मैंने कर लिया था, और इसका आपको लेना पड़ेगा क्यूब रूट। तो इसका जब क्यूब रूट लेते हैं तो इसका जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं आता है 3.134, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 3 के आसपास है, तो इसका रिजल्ट हमारा आंसर क्या रहेगा, नंबर 3, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 3 मीटर्स। अगला क्वेश्चन है, इफ diameter of a right circular cylinder is 28 centimeter, its height is 20 centimeter, find out its total surface area। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया का जो फार्मूला है वो हमारा रिजल्ट क्या होता है, दैट इज 2 पाई आर प्लस एच, ये इसका फार्मूला रहता है। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो इसमें वैल्यूज पुट कर सकते हैं आप, वैल्यूज क्या रहेगा 2, उसके बाद पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू आपको दिया गया है, डायमीटर का दिया गया, तो रेडियस का फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 14, और उसके बाद हमारे पास इसमें वैल्यू रहेगा 14 + 20। इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करेंगे आपके पास तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 7 दूनी 14, और उसके बाद में 22 दूनी 44 दूनी 88, और इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा 14 दूनी 28, ठीक है। और इसको जब आप सोल्व करेंगे इस रिजल्ट को, तो ये जो डाटा है आपका क्या आ जाएगा बेटे, दिट इज 2992, ठीक है। तो ये आपका क्या रहेगा, इसमें सॉल्यूशन रहेगा। चलिए ये सॉल्यूशन भी आप कर सकते हैं, दिस इज आवर रिजल्ट आंसर। उसके बाद में क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस समचतुर्भुज दैट इज 52, और एक उसका जो डायगोनल वैल्यू है दैट इज 24। तो आपने उसका क्षेत्रफल निकालना है यानी कि उसका एरिया निकालना है। बड़ा इजी क्वेश्चन है, ध्यान से इस क्वेश्चन को आप समझेंगे। इस क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया हुआ है, चलो इसको मैं आपको आगे करवाता हूँ, इससे पहले क्वेश्चन ये करके देखते हैं पहले। रेडियस एंड हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 5/12, ठीक है, एंड इट्स वॉल्यूम इज 314 मीटर क्यूब। किसका, कोन का। तो कोन का आपको सबसे पहले तो वॉल्यूम का फार्मूला आना चाहिए। कोन का वॉल्यूम का फार्मूला जो है वो हमारे पास क्या रहता है बेटे, दैट इज 1/3 पाई
आर स्केयर एच। ठीक है, अब क्या दिया गया है, कोन के रेडियस और हाइट का आपको रेशियो दिया गया है। रेशियो क्या है, 5:12 है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपके पास आप हाइट और रेडियस का जब रेशियो लेंगे तो वो रेशियो आ जाएगा 12/5। और यहाँ से अगर आप हाइट की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास हाइट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12/5 और इसके मल्टीप्लाई में आर। आपने ये वैल्यू यहाँ लेके चलना है वॉल्यूम वाले फार्मूले में। तो अब आपके पास में वॉल्यूम क्या डिफाइन हो जाएगा, वॉल्यूम डिफाइन हो जाएगा 1/3। पाई की वैल्यू हमारे पास हम पुट कर सकते हैं 3.14। तो पाई की वैल्यू इसने दे भी रखा है 3.14, उसको आप यूज़ कर लेंगे। और इसको यूज़ करने का एक स्पेशल कारण भी है। वो कारण क्या है, क्योंकि इसका जो वॉल्यूम है वो 314 दिया हुआ है, तो इसमें कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद में आर स्केयर, आर स्केयर की जो वैल्यू है वो हम निकाल लेते हैं, आर स्केयर। और जो एच है उसका वैल्यू क्या है, 12/5 इंटू आर। तो ये आर स्केयर का क्यूब हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे 12/5 इंटू आर। अब ये वॉल्यूम किसके बराबर है, ये वॉल्यूम है आपकी 314 के बराबर। तो यहाँ से इसको कैंसिल करो, सबसे पहले ये इसको कैंसिल करेगा तो आपके पास में रह जाएगा 100। और इस 3 से हम इसको करते हैं कैंसिल, तो ये जाएगा 4 पे। अब आपके पास में आर क्यूब जो है वो किसके बराबर आ गया, 100 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 4। तो 4 से इसको काट देंगे, ये कितना हो जाएगा, ये जाएगा 25 पे। तो आर निकालना है, तो ये 5 का स्केयर है और ये 5 5 के क्यूब हो गया। आर क्यूब यहाँ था, कैंसिलेशन हो जाएगा, 5 रहेगा हमारे पास। तो 5 रहेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 मीटर। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71। क्या पूछा हुआ है, सीकेंट 90 डिग्री माइनस ए माइनस कोट ए कोस 90 डिग्री माइनस ए टेंजेंट 90 डिग्री माइनस ए, इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो उसको सोल्व करना है। तो सीकेंट 90 डिग्री माइनस ए, सबसे पहले आपको ये जो कन्वर्जन ऑफ एंगल्स है ये आना चाहिए। तो जब सीकेंट 90 डिग्री माइनस ए को हम सोल्व करते हैं तो उसका जो वैल्यू हमारे पास है वो वैल्यू क्या बनेगा, इस समय वैल्यू बन जाएगा कोसिकेंट ए। मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज कोसिकेंट ए माइनस कोट ए। कोट ए को आप लिख लो बेटे एज इट इज। ठीक है, उसके बाद कोस 90 डिग्री माइनस ए, ये कन्वर्ट हो जाएगा साइन ए के अंदर। फिर है टेंजेंट 90 डिग्री माइनस ए, ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा कोट ए के अंदर। तो ये क्या बन के आ गया, ये आपके पास कोसिकेंट ए माइनस कोट एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, इसका स्केयर कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा बेटे कोट स्केयर ए और साथ में क्या है, साइन ए। ठीक है, अब इसको सोल्व करिए। कोसिकेंट ए एज इट इज माइनस कोट को हम लिख सकते हैं कोस स्केयर ए डिवाइड बाई साइन स्केयर ए, और एक साथ में हमारे पास है साइन ए। तो ये एक इसको कैंसिल कर देगा, नीचे अकेला साइन बचेगा। और ये जो कोसिकेंट ए है इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर साइन ए माइनस यहाँ पे क्या आया, कोस स्केयर ए ओवर साइन ए। अब साइन दिख रहा है यहाँ पे, दोनों में बेस में सेम है, तो इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं एलसीएम। ये ऊपर बन जाएगा 1 माइनस कोस स्केयर ए, और 1 माइनस कोस स्केयर जो है वो बेटे क्या होता है, साइन स्केयर ए होता है। और डिवाइड में भी आपके पास क्या है, साइन ए है। तो ये इसको क्या कर जाएगा, ये कैंसिल आउट कर जाएगा। तो वैल्यू हमारे पास क्या बचा, वैल्यू बचेगा आपके पास साइन ए। तो साइन ए कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में। तो ये हमारा क्या होगा, रिजल्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक मीनार की ऊंचाई 2.2√3 मीटर है और इसकी छाया 2 मीटर है, तो आपने सूर्य का उन्नयन कोण जो है वो बताना है। चलो इसको चेक करते हैं। हाइट मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई हमारे पास ये हो जाएगी 2√3, और जो छाया है वो दे रखी है आपको 2 मीटर। तो आपको उन्नयन कोण निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है एंगल थीटा की। तो बड़ा सिंपल सा है, इस एंगल की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास में क्या अप्लाई हो जाएगा, क्लियर हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि इसमें साइन थीटा, कोस थीटा और टेंजेंट का जो कंसेप्ट है उसको आपने यूज करना है, और उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे। कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसमें बड़ा इजी सा है, आप सीधा फॉर्मूला अप्लाई करिए और सीधा फॉर्मूला लगा के आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। सबसे पहले तो आप क्या काम करो,
हाइपोटेन्यूज को निकाल लो। हाइपोटेन्यूज को निकालेंगे तो क्या करेंगे, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करना है। तो 2√3 को ऐड करोगे तो 2 दूनी 4 और 4 दिए 12, प्लस उसके बाद में इसको करोगे तो ये 2 दूनी 4, तो ये कितना बन गया, ये बन गया 16। अब 16 का आपको स्क्वायर रूट करना होता है हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए, तो स्क्वायर रूट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा 4। अब ये थीटा निकालना है, तो आप इसमें क्या काम करो, इसमें साइन थीटा अप्लाई कर दो सीधा। ठीक है, साइन थीटा अप्लाई करोगे तो साइन थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है। परपेंडिकुलर कितना है आपका, परपेंडिकुलर है 2√3, हाइपोटेन्यूज कितना है 4 है, तो ये कैंसिल होके क्या बन जाएगा √3/2। तो √3/2 साइन थीटा कहाँ पर वैल्यू होती है, 60 डिग्री पे होती है, तो ये इसका आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन है 20% चक्रवर्ती ब्याज पर एक धनराशि न्यूनतम कितने वर्षों में दोगुना हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ फार्मूला आना चाहिए। अब देखो लेट कर लेते हैं कि कोई राशि P है और वो कितनी होनी चाहिए, दुगने से अधिक होनी चाहिए। तो इसका मतलब जो भी फार्मूला हम बनाएंगे चक्रवर्ती ब्याज का, उस फार्मूला को आप ध्यान से देखो। फार्मूला क्या होता है, P1 प्लस यहाँ पे आपके पास आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिवाइड में आता है 100, और पावर में आता है हमारे पास में टाइम, जितना टाइम दिया होता है। और ये कितना आना चाहिए, ये ग्रेटर देन 2P आना चाहिए, यानी इसके डबल से ज़्यादा। तो P तो यहाँ से छोड़ देते हैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए। अब R की वैल्यू आपको दे रखी है 20, तो इसमें पुट कर लेते हैं 1 + 20/100, और इसकी पावर कितना है n है, और ये ग्रेटर देन 2 आना चाहिए। इसको ध्यान से देखो, ये हो जाएगा कट के हमारे पास 1/5, तो 1 + 1/5 इट इज 6/5, और 6/5 की पावर कर देंगे n, और ये आना चाहिए 2 से ज़्यादा। अब इसमें हम लोग ये वैल्यूज पुट करके देख लेंगे 2, 3, 4 एंड 5। तो इसमें जब हम 4 पुट करेंगे तो उस समय पे आपका ये वैल्यू 2 से ज़्यादा चला जाता है। 3 पुट करते हैं तब तक नहीं जाएगा, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 74। इसमें क्या आपसे पूछा गया है कि जो एक सीरीज दी गई है, इस सीरीज में आपको नेक्स्ट टर्म निकालनी है। इसमें भी क्या रहता है, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, सिंगल डिफरेंस करके क्वेश्चन को छोड़ देंगे, पर उससे क्वेश्चन बनेगा नहीं। अब ध्यान से देखो, 5 से जब आप 1 पे जाते हैं, 6 पे जाते हैं, तो आपने कितना ऐड करा, 1 ऐड कर दिया। उसके बाद जब आप 6 से 9 जाएंगे, कितना ऐड कर दिया आपने, 3 ऐड कर दिया। फिर अब आप 9 से 15 पे जाते हैं, तो कितना आपने इसके अंदर ऐड कर दिया, 6 ऐड कर दिया। फिर आप 15 से 25 पे जाते हैं, तो कितना ऐड कर दिया आपने, 10 ऐड कर दिया। अब अगली टर्म आपको पता करनी है, हमें पता नहीं है। चलो अब आपने क्या करना है, इनका डिफरेंस भी देखना है। यहाँ कितना डिफरेंस है 2 का, यहाँ कितना डिफरेंस है 3 का, यहाँ कितना डिफरेंस है 4 का। इसका मतलब अगला जो आएगा वैल्यू वो 5 के डिफरेंस पे आएगा, और 5 के डिफरेंस पे क्या आता है 15। इसका मतलब 25 और 15 को आपने जोड़ना है, 25 और 15 को जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा 40। ये हमारा ऑप्शन रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो वैल्यू दिया गया है इसका आपको वर्गमूल निकालना है। ठीक है, इसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो इन वैल्यूज को आप क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे इजी वे में। जब आप सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या गया है, 1 सही 3/4 को सोल्व करेंगे तो 4 कम 4 और 3 7/4, तो ये हो जाएगा 7/4 का पावर 4। उसके बाद में 2 सही 1/3 में 2 3 6 और 1 7, अगेन 7/3, और इसके पावर भी 4। डिवाइड किससे कर रखा है इसने, डिवाइड कर रखा है आपको इसने 7/4 की पावर 2, और माइनस यहाँ पे 3 और 2 6 और 1 7/3 इसकी पावर 2। अब ध्यान से देखो, पावर में माइनस आता हो तो, और इस तरह से स्केयर फॉर्मेशन आती हो तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले पोर्शन को, इसको नहीं छेड़ना नीचे वाले को, ऊपर वाले पोर्शन को सोल्व करके लिख दो। ये a² - b² के अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा आपके पास 7/4 का स्केयर प्लस 7/3 का स्केयर, और इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में क्या है हमारे पास, अगेन 7/4 का स्केयर और माइनस 7/3 का स्केयर, और इस पूरे के डिवाइड में क्या है, ये वैल्यू है। अब ध्यान से देखो, ये माइनस वाली वैल्यू इस माइनस वाली वैल्यू को काट जाएगा, बचेगा क्या, ओनली पॉजिटिव वैल्यू। तो ओनली पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर कर लो। ये हो जाएगा 7 7 49, डिवाइड में 4 चौके 16, और इसके एडिशन में क्या है 7 7 49 अगेन, और डिवाइड में 3 3 9। इसको सोल्व करना है, आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसको आप सोल्व करेंगे तो नीचे आप क्या काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा,
9 चौका 36, 3 9 एकम 9 और 3 9 छिक 54 और 9 और 5 14 यानी 144 डिवाइड में आ जाएगा आपके पास 144। ऊपर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। 49 को तो मैं कॉमन ही रख लेता हूँ और साथ में हमारे पास क्या है, इसके साथ में यहाँ पे 9 आ जाएगा और प्लस यहाँ आ जाएगा 16। तो ये क्या बन गया आपके पास 49 मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये 16 और 9 25 और नीचे है 144। अब कहा क्या गया है कि स्क्वायर रूट करना है, तो इस पूरे का कर दो रूट। पूरे का रूट करोगे तो 49 का वैल्यू 7, 25 का वैल्यू 5 और इसका वैल्यू आ जाएगा 12। तो ये हो जाएगा 7 5 35 डिवाइड में 12 और इसका जब आप सोल्व करेंगे तो 12 दूनी 24, 12 3 36, 2 पे जाएगा, 2 से ही बचेगा पीछे 11/12। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद में क्वेश्चन है कि x एक कार्य को 6 दिन में करता है, y उसी कार्य को 8 दिन में करता है और जब z इसमें मिल जाता है तो तीनों मिलके उस कार्य को 3 दिन में कर लेते हैं। तीनों को 2000 रुपये मिलते हैं टोटल। जेड का शेयर कितना है वो आपने निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि तीनों मिलके कितने दिन में करते हैं। एक्स जमा वाई जमा जेड तीनों मिलके उस काम को 3 दिन में कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एक दिन में तीनों मिलके कितना काम कर देंगे। एक दिन में जब x और y और z तीनों मिल जाएंगे तो कितना काम कर देंगे, काम कर देंगे बेटा 1/3। ठीक है, अब x की एफिशिएंसी दे रखी है कि 6 दिन में काम करता है, तो इसकी x की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी कि ये 1/6 काम कर सकता है एक दिन में। y के 8 दिन दे रखा है तो y की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, y की हो जाएगी ये एक दिन में 1/8 काम कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल काम एक दिन में कितना हुआ 1/3। एक्स का हमें पता है, वाई का हमें पता है, तो जेड का हम एक दिन में काम कितना कर सकता है वो निकाल लेते हैं। तो वो निकालने के लिए क्या आएगा, जेड का एक दिन का काम निकालना है कितना कर सकता है। तो इसमें सिंपल सा है कि 1/3 में से ये दोनों वैल्यू का जोड़ करके आपको माइनस कर देना है। तो 1/6 माइनस 1/8 इसको सोल्व करोगे तो इसका जो रिजल्ट है हमारे पास क्या आ जाएगा 1/24। यानी जेड जो है वो एक दिन में 1/24 काम कर सकता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको सोल्व करेंगे। अब हमारे पास में इनका ये डिवाइड करने के लिए हम लोग इनका रेशियो ले लेते हैं एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। तो 1/6 रेशियो 1/8 रेशियो 1/24। तो इनका एलसीएम 24 आ जाएगा। तो 6 चौका 24, 8 तिया 24 और 1, यानी कि जो 2000 रुपये मिलेंगे उसमें से 4 पोर्शन एक एक्स का है, 3 पोर्शन जो है वो हमारे पास y का है और 1 पोर्शन z का है। तो टोटल ये वैल्यू कितना है 8 है। इसका मतलब हुआ कि z का पोर्शन कितना है, z को कितना पेमेंट मिलेगा, तो 1/8 और इसके मल्टीप्लाई में 2000 इतना पैसा उसको मिलेगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 250 रुपये। ये आपका रिजल्ट है ऑप्शन नंबर 2। इसमें असंगत देखना है तो रेक्टेंगल ये 2D है, स्क्वायर 2D है, ट्रायंगल 2D है, क्यूब जो है वो 2D नहीं है, ये 3D है। ठीक है, 3 डायमेंशन है ये, 3 डायमेंशन होने की वजह से तो आपका ऑप्शन नंबर 3 इसमें आंसर होगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन है, एक वस्तु को 153 रुपए में बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 153 रुपए में बेचने पर उसको 10% की हानि होती है। अब आपको ज्ञात क्या करना है कि 20% पे अगर उसको बेचे तो कितने रुपए में उसको बेचना चाहिए ताकि उसको 20% का यहाँ पे ठीक है लाभ हो, वो चीज आपको इसमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है कि सबसे पहले आप देखो कि उसने स्टार्टिंग में कितने में बेचा 153 में। ठीक है, 153 में वो बेच रहा है तो वो 10% लॉस पे बेच रहा है। इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि वो कॉस्ट प्राइस का 90% में ही बेच रहा है उसको। सिंपल है। ठीक है, तो यहां से आप क्या काम करोगे, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 153 रुपए हैं वो किसके बराबर हैं, वो कॉस्ट प्राइस के 90% के बराबर हैं, 90/100। ठीक है, तो ये कैंसिल कर देंगे, 9/10 ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से आप सीपी की वैल्यू निकाल लो। तो 153 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 9 और इसको जब आप सोल्व करोगे तो इसका रिजल्ट हमारे पास कितना आ जाएगा 170 रुपये।
अब कहता है 170 रुपये आ गया आपका कॉस्ट प्राइस। अब उसको 20% इंक्रीज पे बेचे, ताकि उसको जो है कितने में बेचे कि उसको 20% का प्रॉफिट हो जाए यहाँ पे। तो 20% के प्रॉफिट के लिए सीधी सी बात है कि इसका मतलब है कि सीपी का 120 गुना ज्यादा उसको करना पड़ेगा। तो सीपी कितना है, 170 है, तो इसका 120 ज्यादा करेंगे, 120% करेंगे, तब वो वैल्यू हमारे पास अटेन हो जाएगी। तो इसको सोल्व कर लो, एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 17 और गुणा 12, 17 और गुणा 12 को आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास में आंसर क्या आ जाएगा, 204। ठीक है, तो 204 आपका रहेगा आंसर, 204। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABCD एक वृत्ताकार मेज पर बैठे हैं। तो सबसे पहले तो आप वृत्ताकार मेज बना लो, गोल मेज कॉन्फ्रेंस करा दो इनकी। गोल मेज कॉन्फ्रेंस कराओगे तो आप इसमें देखोगे, और केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे को देख रहे हैं। बैठे कैसे हैं वो देखिए, E और B के बीच केवल A है। पहले तो 5 प्लेस बना लो, 1 2 3 4 और 5, 5 लोग बैठे हैं। कहता है E और जो B है, B को मैं यहाँ रख लेता हूँ, E को मैं यहाँ रख लेता हूँ, उनके बीच में कौन है, सिर्फ A है। ठीक है, उसके बाद D जो है वो B के एकदम बाईं ओर है। B का फेस इधर है, तो इसका ये वाला एरिया दायां कहलाएगा, ये वाला बाएं कहलाएगा। इसके बिल्कुल साथ में कौन बैठा है, D बैठा है। सी के एकदम बाईं ओर कौन बैठा है उसको पता करना है, सी यहाँ पे बैठा है। अब सी का फेस इधर है, तो इसका ये दायां रहेगा, ये बायां रहेगा। एकदम बाईं ओर कौन बैठा है, ई बैठा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, शेखर उत्तर दिशा की ओर 10 मीटर चलता है। शेखर उत्तर दिशा की ओर 10 मीटर चलता है, तो ये यहाँ चला दिया आपने 10 मीटर। उसके बाद में दक्षिण दिशा की ओर 6 चलता है, तो उत्तर से दक्षिण इसका बिल्कुल अपोजिट चलेगा, तो ये चला दिया आपने 6। उसके बाद में पूर्व दिशा की ओर 3 मीटर चलता है। पूर्व दिशा की ओर 3 मीटर चलता है, तो पूर्व दिशा की ओर 3 मीटर चलेगा, तो आपने चला दिया इसको 3। अब ये कहता है कि अपने ओरिजिनल पॉइंट से, प्रारंभिक बिंदु से ये कितना दूर है, तो आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये कितना बचा यहाँ पे 4, ये कितना है 3 है, और आपको ये निकालना है, जिसका मतलब ट्रायंगल बन गया राइट एंगल। आपको इसका परपेंडिकुलर पता है, आपको इसका बेस पता है, आपको ये हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या रहेगा, बड़ा सिंपल है, रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्केयर, 3 का स्केयर करोगे तो 9 आ जाएगा, प्लस बेस स्केयर 4 का स्केयर करोगे तो 16 आ जाएगा। ये कितना बन गया, ये बन गया 25। 25 का रूट ले लो, वैल्यू कितना आएगा 5। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो इस तरीके से आप सॉल्यूशन को देखिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा इस वीडियो के अंदर सॉल्यूशन जो किया गया, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, ताकि आपको ऑब्जेक्शन फिल करने में दिक्कत ना आए। कल जल्द ही आपको मैथ के जो 60 क्वेश्चन आते हैं मेन पार्ट के अंदर, उसके सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।